नमस्कार, न्यूज़ क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। देश में 24,248 नए मामलों के साथ कुल संख्या 7 लाख के करीब। यमुना की सफाई में आधिकारिक उदासीनता बड़ी चुनौती, हटाया जाए मिलेनियम बस डिपो। यूपी के रामराज में कानपुर का आतंक राज। ये थी हमारी हेडलाइंस। आज की जो हमारी पहली खबर है वो कोविड अपडेट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 24,248 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के कारण 425 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। साथ ही इसी बीच कोरोना से पीड़ित 15,350 मरीजों को स्वस्थ भी किया जा चुका है। देश भर में अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 6,97,413 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार अभी तक 60.86% यानी 4,24,433 मरीजों को ठीक किया जा चुका है, लेकिन संक्रमण के कारण 19,693 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इसी के साथ देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2,53,287 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 99,69,662 सैंपलों की जांच की जा चुकी है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 24,248 नए मामले सामने आए, जिसमें से महाराष्ट्र से 6,555, तमिलनाडु से 4,150, दिल्ली से 2,244, कर्नाटक से 1,925, तेलंगाना से 1,590, उत्तर प्रदेश से 1,153, आंध्र प्रदेश से 998, पश्चिम बंगाल से 895, गुजरात से 725, असम से 720, राजस्थान से 632, उड़ीसा से 469, हरियाणा से 457, मध्य प्रदेश से 326, केरल से 225, जम्मू कश्मीर से 183, बिहार से 176 और पंजाब से 174 नए मामले सामने आए। साथ ही गोवा से 77, छत्तीसगढ़ से 46, झारखंड से 42, मणिपुर से 41, उत्तराखंड से 31, नागालैंड से 27, त्रिपुरा से 22, मिजोरम से भी 22, सिक्किम से 20, हिमाचल प्रदेश से 17, अरुणाचल प्रदेश से 10, चंडीगढ़ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से 6 नए मामले सामने आए। बीते दिनों देश के 5 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जिसमें लद्दाख, पुदुचेरी, दादरा और नगर हवेली, दमन दीव और मेघालय शामिल है। यमुना की सफाई की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT की तरफ से नियुक्त समिति ने दिल्ली परिवहन निगम DTC से अनुशंसा की है कि वह मिलेनियम बस डिपो को यमुना के किनारे से स्थानांतरित किया जाए। समिति ने यह भी कहा कि पर्यावरण के लिहाज से यह असुरक्षित है। यमुना निगरानी समिति में NGT के सेवानिवृत्त विशेषज्ञ सदस्य BS सजवान और दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव शैलजा चंद्र शामिल हैं। समिति ने NGT को बताया कि DTC बिना आवश्यक अनुमति हासिल किए इसका संचालन कर रहा है और अपशिष्ट जल को नदी में छोड़ रहा है। समिति ने कहा कि 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के समय DTC को बस डिपो बनाने के लिए अस्थायी जगह दी गई थी ताकि वह लो फ्लोर बसों का संचालन कर सके और उनकी देखभाल कर सके। समिति ने कहा कि डिपो में कई बसों की सफाई की जाती है और यह गंदा जल नदी के किनारे खुले में बहाया जाता है। 2 सदस्यीय समिति ने कहा कि जांच में DTC के एक प्रतिनिधि ने बताया कि डिपो में निगम बसों की मरम्मत और देखभाल का काम भी होता है। इसने कहा कि DTC बिना सहमति के इसका संचालन कर रहा है। NGT को सौंपी गई रिपोर्ट में समिति ने कहा, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने यह भी कहा है कि इस्तेमाल किए गए इंजन ऑयल और अन्य ऑयल ग्रीस जैसे खतरनाक पदार्थ यहाँ से निकलते हैं और इसे किसी के संज्ञान में नहीं लिया गया है और ऐसा पिछले 9 वर्षों से चल रहा है। अधिकरण ने इससे पहले एक पर्यावरण कार्यकर्ता को निर्देश दिया था कि मिलेनियम बस डिपो को स्थानांतरित करने की अपनी याचिका को लेकर वह समिति से संपर्क करे। कार्यकर्ता ने यमुना के किनारे डिपो होने पर आपत्ति जताई थी। हरित पैनल ने यमुना नदी की सफाई को रोजाना आधार पर निगरानी के लिए एक समिति बनाई थी। यह मामला पिछले वर्ष अप्रैल में उच्चतम न्यायालय ने इस आधार पर हरित पैनल के पास भेज दिया था कि एक मुद्दे पर समानांतर कार्रवाई नहीं चल सकती है। कानपुर मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी के शहीद होने के बाद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर चर्चा में आ गई है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा है, तो वहीं कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनके जवाब अभी तक सामने आने बाकी हैं। जैसे 60 अधिक आपराधिक मामले दर्ज होने के बावजूद अभी तक विकास दुबे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया।
विकास के घर दबिश डालने गए पुलिस वालों ने बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी थी? क्यों इतने बड़े अपराधी को पकड़ने गई पुलिस की तैयारी समुचित थी? आखिर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनाती और घेराबंदी के बाद भी अपराधी कब और कहां फरार हो गया, और विकास दुबे अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर क्यों है? इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश। आइए सुनते हैं उन्हें। उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से रामराज की बात की जा रही है। बहुत समय से कहा जा रहा है कि वहाँ पर वो विकास की मंजिलें फांद रहा है, वो कानून व्यवस्था में अव्वल होता जा रहा है, बेहतर होता जा रहा है। लेकिन कानपुर की इस घटना, और माफ़ कीजिएगा, ये कानपुर की पहली घटना नहीं है जो इस तरह के हादसे हो रहे हैं। इस तरह का क्राइम बोलते हुए कहता है कि आप कैसे छुपाएंगे, आप कैसे प्रबंधन करेंगे क्राइम को कम दिखाने का। क्योंकि पुलिस में बहुत सारे स्टेट्स में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, एक अजीब तरह का कई बार सरकारें हुक्म दे देती हैं अपने पुलिस थानों को कि क्राइम का रिकॉर्ड कम दिखाओ। ऐसा भी होता रहा है और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पहले की भी कई सरकारें काफ़ी चर्चा में रहीं। तो दोस्तों, हम ये कानपुर की मौजूदा घटना पर पहले आते हैं और इसमें जो ब्यौरे सामने आए हैं वो सब आप सबने देखा है। लेकिन हमारा ये सवाल है कि एक गैंगस्टर जिसको कहा जा रहा है, एक गिरोहबाज जिसको कहा जा रहा है, आखिर इस गिरोहबाज का ऐसा दुस्साहस कैसे? उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आती है, इतना दुस्साहस कहाँ से आता है कि डिप्टी एसपी रैंक के एक ऑफिसर और पूरी की पूरी पुलिस की जो वहाँ पर जो टीम गई है, इतनी बड़ी जो वहाँ पर टीम गई है, उसको हिरासत में लेने या उसको पकड़ने या उस पर कार्रवाई, जो भी एक्शन ज़रूरी रहा हो, क्योंकि उस पर बहुत सारे गंभीर आरोप थे और वो फरारी हालत में अपने को बताया जा रहा था। उसके बारे में जब पता चला पुलिस को कि वो घर पे है, उसको एक तरह से पकड़ने के लिए पुलिस गई और उस दौरान उसको इतनी, ऐसा लगता है कि वो इंटेलिजेंस इन चीफ अपने गिरोह का हो रहा हो, वो भी एक इंटेलिजेंस चलाता हो, ऐसा लगता है। तो उसको ये खुफिया जानकारी मिली कैसे कि पुलिस उसको पकड़ने आ रही है? पुलिस ने नोटिस तो नहीं दिया, पुलिस ने कोई पहले से सूचना तो नहीं दी। और उस गांव में, उस इलाके में जहां का वो रहने वाला था, जहां उसका किले नुमा घर था, वहां पर जैसे ही पुलिस जाती है, ऐसा लगा जैसे कि पूरा का पूरा जो उसका किले नुमा घर है, वो चारों तरफ से वहां पर लोग लगे हुए हैं कि कैसे पुलिस पर हमला करना है। तो इसका मतलब यह है कि पुलिस कार्रवाई की उसको अग्रिम सूचना थी, यानी वो इंटेलिजेंस उसके पास थी, उसके पास कोई खुफिया अपना भी गिरोह था। और वो खुफिया गिरोह जो हमारी पुलिस है, जो पुलिस व्यवस्था की अपनी जो सूचनाएं हैं, अपना जो विभाग है, शायद वहाँ से उसको मिल रही थी या नहीं मिल रही थी, ये कहना बहुत कठिन है, ये जांच का विषय है। लेकिन बहुत ये सोचने की बात है, बहुत चकित करने वाली बात है कि इतनी बड़ी पुलिस फोर्स पर एक गिरोहबाज कानपुर का, लखनऊ के बिल्कुल पास के इलाके का, कोई ये दूर का सुदूर का इलाका नहीं है, ये जंगलात का इलाका नहीं है, वो जिस तरह से घात लगाकर हमले करता और कराता है, ये अपने आप में विस्मयकारी है। आप दलित, आदिवासी, अब इन कोरे गांव की कहानी आप देख लीजिए कि कोरे गांव में लोग अपने लोगों को शहादत जिनकी हुई थी, जो महायुद्ध में शहीद हुए थे, उनको शहादत पर श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं और आप उनको आतंकवादी घोषित कर देते हो। और उनके पक्ष में अगर कोई लिखता पढ़ता है, उस बुद्धिजीवी को आप आतंकवादी घोषित कर देते हो। लेकिन एक इतना बड़ा गिरोहबाज, आप उसको आतंकवादी नहीं कह सकते, आप उसको उग्रवादी नहीं कह सकते, क्योंकि वो दलित नहीं है, क्योंकि वो आदिवासी नहीं है, क्योंकि वो गरीब नहीं है, क्योंकि उसको पैट्रनेज रहा है। इस बात को भुलाया नहीं जा सकता। एक जमाने में किसी और पार्टी का, एक किसी और सरकार का, किसी और जमाने में किसी और का, ये जो पैट्रनेज का सिलसिला है दोस्तों, पुलिस मामलों के जितने जानकार इस देश में हैं, खासकर जो बड़े उच्चाधिकारी पुलिस के हैं, जिन्होंने बाद के दिनों में किताबें लिखी हैं, जिन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, उन सब का कहना है कि कोई भी नागरिक जीवन में अगर गिरोहबाज बड़ा अपराधी होता है, वो बगैर पॉलिटिकल पैट्रनेज के नहीं चल सकता। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि इस मामले में भी जो ये मैं
गिरोहबाज जिसको कहा जा रहा है, जिसने पुलिस पर इतना बड़ा हमला प्रायोजित करने का दुस्साहस किया, जिसके बारे में स्वयं पुलिस कह रही है, एफआईआर दर्ज कराया गया है। तो अब हमारा ये कहना है कि क्या उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार, जो अपने को राम राज की प्रवक्ता बताती है, जो अपने को राम राज स्थापित करने का इतना बड़ा जिसके पास दावा है, क्या वो इन चीज़ों की शिनाख्त कराएगी, क्या इन चीज़ों की पहचान कराएगी, पड़ताल कराएगी कि आखिर इस व्यक्ति को, इस गिरोहबाज को, इस अपराधी को कहाँ से राजनीतिक या प्रशासनिक या किस तरह का संरक्षण मिल रहा था कि ये कानपुर में रहते हुए और पूरी की पूरी पुलिस जो फोर्स है वो जाती है उस पर हमला कराने का इसके पास दुस्साहस है। ये तो कोई साधारण घटना नहीं है, ये बिल्कुल असाधारण घटना है। और कहा यह जाता है कि कुछ साल पहले भारतीय जनता पार्टी के ही एक बड़े नेता उस इलाके के, जो राज्य मंत्री समतुल्य थे, उनके खात्मे में भी इस तरह के जो गिरोहबाज लोग हैं, ऐसे लोग जो हैं, इनकी भूमिका जांच के दायरे में रही है और जांच के दायरे में शायद अब भी है। तो फिर ऐसे लोग कैसे जमानत पा जाते हैं? हमें याद है कि अभी बहुत सारी लड़कियां दिल्ली विश्वविद्यालय की, जेएनयू की, आप देवांगना को देख लीजिए, कालिता को देख लीजिए, आप नताशा को देख लीजिए, नरवाल को देख लीजिए, जो सीए और एनआरसी को लेकर आंदोलन कर रही थीं, ऐसी लड़कियों को तो जमानत मिलती नहीं। गौतम नौलखा को नहीं मिलती, बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़े लेखक हैं, बड़े संपादक हैं। आनंद तेल तुमड़े को नहीं मिलती, इतने बड़े बुद्धिजीवी हैं, देश के जाने माने दलित समाज से आते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बृहत्तर परिवार से जुड़े हुए हैं, और इतने बड़े इंटरनेशनल फेम के राइटर को नहीं जमानत मिलती, और इतने बड़े गैंगस्टर को जमानत मिल जाती है। बहुत सारे अभी अखबारों में छप रहा है, मीडिया में छप रहा है कि उस पर दर्जनों केसेस हैं और वो काफ़ी ख़तरनाक ढंग के अपराधों की हैं, संगीन अपराधों की हैं। तो भाई इनको कैसे जमानत मिल जाती है, हमें आश्चर्य होता है। और दूसरी बात कि सालों साल ये केसेस चलती हैं और उनमें कुछ भी नहीं होता, और होता है तो यूं होता है कि पता नहीं चलता कि क्या हुआ। तो ये जो क्राइम और पनिशमेंट की पूरी प्रक्रिया है, ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है अपने देश में, इस पर बहुत पहले पुलिस रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में प्रकाश सिंह ने, जो एक बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने इस पर पिटीशन दिया था, जिस पर बहुत सारी टिप्पणियां आई थीं, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन आए थी, वो रिपोर्ट सामने है। लेकिन पुलिस रिफॉर्म्स के लिए जो वास्तविक जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आज तक नहीं की गई, और क्राइम और जो प्रोसीजर है क्राइम को कंट्रोल करने का, पड़ताल करने का, तैयारी कि कैसे उसको जुडिशियल प्रोसेस तक ले जाया जाए, अभियोजन की पूरी प्रक्रिया को, मुझे लगता है कि उसमें सबसे बड़ी जो कोताही है, उसकी वजह से चीज़ें हमारे समाज में ज़्यादा खतरनाक अंजाम की तरह पहुंच रही हैं। और दूसरी बात, जो सामाजिक संरचना है, जो राजनीतिक संरचना है, इनका अहम रोल है। इस पर कौन विचार करेगा? आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट पर। हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।